देशपांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। पहले चरण का चुनाव 11 तारीख को है, यानी सिर्फ 4 दिन बाद। और आज ही यूपी में महागठबंधन की पहली बड़ी चुनावी रैली हुई देवबंद इलाके में, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर आए। इस मंच से मायावती ने जोरदार तरीके से मुस्लिम कार्ड खेला और बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए मुस्लिम समुदाय से कहा कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करिए, एक साथ सिर्फ महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दीजिए। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यह कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मत मांगिए, लेकिन इसके बावजूद मायावती ने मुस्लिम समुदाय से खुलकर वोट मांगा, जिसके बाद शाम होते होते चुनाव आयोग ने उनके भाषण पर संज्ञान लिया। लोकल प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने मायावती के देवबंद में दिए भाषण के आधार पर संज्ञान लिया है और देवबंद प्रशासन से रिपोर्ट तलब की उनके भाषण पर। आपको याद होगा, हमने लगातार आपको ये बड़ी खबर बताई है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर गाइडलाइंस जारी की थी कि धर्म के आधार पर और सेना के आधार पर, सेना के नाम पर वोट मत मांगिए। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने मुस्लिम समुदाय से वोट की अपील की है, अब चुनाव आयोग ने उनके भाषण का संज्ञान लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दावे महागठबंधन के मजबूती और जीत के लिए किए जाते हैं, तो मायावती के इस तरह के बयान के क्या मतलब निकाले जाए? क्या महागठबंधन जीत के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे है? जिस तरह से मुस्लिमों से वोट मांगा गया, क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? यहाँ एक बात और आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो गठबंधन की जीत होगी। तो क्या हार होने से पहले ही बहाना तय कर लिया गया है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा दें। रमन मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर आशुतोष वर्मा अभी हमारे साथ नहीं है, जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से। बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रिटायर्ड जज है और साथ ही बीएसपी सपोर्टर है। सतीश कुमार सिंह हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और जीवीआर शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत नकवी जी, आज मैं आपसे करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा था धर्म के नाम पर वोट मत मांगिए, मायावती के भाषण का संज्ञान भी लिया है, आप लोग माने नहीं, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते या फिर किसी भी हालत में जीत हासिल करनी है? देखिए, अभी आपने देखा कि वायनाड में जो सीट थी वहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से और सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम मेजोरिटी है इसलिए राहुल गांधी भाग गए हैं वहां, जबकि 49% वहां लोग थे। मतलब जो पॉपुलेशन है वो 3 कम्युनिटीज वहां रहती हैं। तो ये सब तो चीज चल रही है, इसमें कोई शक नहीं कि धर्म, जात, बरादरी सब चीजें हैं और इसी तरह से टिकट के बंटवारे भी हुए हैं हर पार्टी ने, इससे कोई पार्टी अछूती नहीं। नकवी साहब, मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि बीजेपी ने क्या किया या बीजेपी क्या कर रही है, वो मैं रमन मलिक से पूछ लूंगा। मैंने पूछा, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, मायावती ने जो किया वो क्या था? जी देखिए, उन्होंने मिनोरिटीज को अपील किया कि भाई आप हमारी पार्टी को, कांग्रेस को वोट न दें, आप पार्टी को जिताइए, इतना कहा है उन्होंने। अब इलेक्शन कमीशन जो नोटिस जाएगा उसके जवाब वो देंगे। नहीं, वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम वोट बैंक किसी की बपौती है क्या नकवी साहब? जी देखिए ऐसा है, इस वक्त अब आप ये कहें मुस्लिम्स का जिक्र बहुत रहता है, अरे भाई बैकवर्ड्स भी हैं, यहाँ पर दलित भी हैं, सारे लोग हैं, हर तरह से अपील हो रही है ना कि नहीं, अरे खुलकर साहब, मैं अगर पूरा भाषण नकवी साहब पूरा भाषण अगर आपने सुना होगा मायावती का, मैं अगर गलत नहीं हूं 6 से 7 बार मुस्लिम, क्या आप लोग ये मानकर बैठे हैं जीत मिली तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे, दूसरे धर्म के लोगों का वोट आपको नहीं चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बात सोचना कि हिंदुस्तान के अंदर को मुस्लिम कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे, भाई वो तो मिनोरिटीज हैं, 18% और 15%, इत्तेफाक से वेस्टर्न यूपी में कुछ परसेंटेज ज्यादा है उनका। हिंदुस्तान की जो किस्मत का फैसला है, इस इलेक्शन का, डेस्टिनी का, हमारे हिंदू भाई करेंगे। ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कोई भी कहे, और मैं इस बात को, मतलब मायावती के बयान से आप सहमत नहीं है? नकवी साहब, मायावती के बयान से सहमत नहीं है आप? जी
हमारी मेजोरिटी कमेटी तय करेगी हिंदुस्तान। मायावती के बयान से सहमत है कि नहीं सहमत है, ये बताइए पहले। ये बात बिल्कुल मायावती के बयान से सहमत है कि नहीं सहमत है? मार्जिनल रोल है मिनोरिटीज का, कोई बड़ा रोल नहीं है हिंदुस्तानी साहब जी। मायावती के बयान से सहमत है कि नहीं नकवी साहब? देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा, जाहिर है भाई वो मैं बीएसपी का सपोर्टर हूं, जो उन्होंने कहा उसका जवाब तो वो देंगी। नहीं तो आप बताइए ना, आप सहमत है कि नहीं सहमत है, इसका जवाब तो आप देंगे ना नकवी साहब। आप सहमत है कि नहीं सहमत है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, आप अपना विचार बता दीजिए। लेकिन ये है कि ये चीजें सब कर रहे हैं, हर पार्टी अपने हिसाब से। तो फिर क्यों आप आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पर? ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप दूसरी पार्टियों पर क्यों? जी, खाली उन्हीं को क्यों कार्नर किया जाए बहन मायावती जी को? जी चलिए, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास जीवीआर शास्त्री। इस मामले में तो सभी पार्टियों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जीवीआर शास्त्री मैं आपके पास आता हूं। इन्होंने तो कह दिया कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को भी वोट ना दे, सिर्फ महागठबंधन को वोट दे। आपको अलग थलग कर दिया। तो मेरे को कोई अलग नहीं करा, मैं कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, मेरा मतलब कांग्रेस पार्टी से था जी। कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन जवाब देगा, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हो, ये जितनी भी राजनीतिक दल है वो मुद्दे से हटके, और मुद्दा उनके पास है ही नहीं, और किस तरीके से सत्ता पक्ष को पूछना चाहिए वो पूछ नहीं सकते हैं। वो अपना अयोग्यता दिखाते हैं। जो सत्ता पक्ष अपना योग्यता है, अपना अयोग्यता की तरफ से परिचय देती है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने ऐसा कुछ करके दिखाया ही नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे वो उनके पास सुबह से शाम तक एक ही भाषा प्रयोग करते हैं, जो रक्षा और दोष के बारे में बताते हैं। ये दोनों चीज एक ऐसी चीज है जो आप सार्वजनिक रूप से देश की जनता के साथ डिस्कशन भी नहीं कर सकते हो। जो राज का है वो राजधर्म के अंदर है, वो सीक्रेट है। नहीं, तो ऐसे शास्त्री जी सवाल ये है कि बार बार आरोप बीजेपी पर सारी पार्टियां मिलकर लगाती हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के भरोसे है, पोलराइजेशन करके जीत हासिल करना चाहती है। मायावती ने जो आज किया, क्या वो पोलराइजेशन नहीं है? वो तो पक्की बात है, क्योंकि मायावती जी ने क्या किया क्या नहीं किया वो बात छोड़िए। बात ये राजनीति ध्रुवीकरण की, जो आप किस बात के लिए पूछ रहे हैं? क्या बीजेपी पूछ रही है इस बात को? नहीं, बीजेपी नहीं पूछ रही है। क्या चाह रहा है? अभी तो पूछ भी नहीं सकती है शास्त्री जी, वो पूछ भी नहीं सकती है। नहीं, मेरा सवाल, एक मिनट रमन मलिक, नहीं, मेरा सवाल यह है कि सिर्फ एक पार्टी, अगर सभी पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं तो सिर्फ एक पार्टी पर यह आरोप क्यों? तो सारे पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कोई कौन सी पार्टी है न कर रही है? ठीक है, खुद का धुलाई करके कोई खड़ा है? कोई नहीं है। ठीक है, सारे खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तरह खड़े हैं जैसा सबका। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ चुके हैं। उसके बाद रमन जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, महागठबंधन बहुत मजबूत है, जीत होगी, बड़ी जीत होगी, लेकिन इतना मजबूत है कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे। राकेश जी, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो रैली में भाषण हुआ है उसको अगर आप ढंग से देखें तो उसमें सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के अलावा किसानों की भी बात की गई थी, बेरोजगारों की बात की थी। वो बात दूसरी है, आपने सिर्फ एक ही चीज के बारे में की। मुझे लगता है कि वो सहारनपुर लोकसभा की सीट के बारे में जिस तरीके से बहन सुशील कुमार मायावती जी ने बताया था, उस पे ये एक सच है कि वहां का लोकसभा में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं, और उसकी तरफ इंगित करते उन्होंने कुछ संदर्भ में दिया था। अब वो सही है या गलत है ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो जवाब तलब कर लिया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट मांगी है मायावती के भाषण पर। चुनाव आयोग ने कहा था धर्म के आधार पर वोट मत मांगिए, लेकिन आप लोग मानते कहां हैं? ये इलेक्शन कमीशन जवाब तो तलब करती है, वो प्राइम मिनिस्टर का भी तलब कर दिया था जब, और पूछा भी नहीं था ये राष्ट्र को संबोधित करते हैं नहीं करते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन नहीं जानती? एक मिनट शास्त्री जी, पहले सेगमेंट, एक मिनट मैं सबको क्लियर कर दूं। पहले सेगमेंट में मैं क्रॉस की इजाजत नहीं देता हूं, प्लीज बीच में कोई इंटरप्ट ना करें। पहले सेगमेंट में जिससे सवाल पूछा जाता है सिर्फ वही जवाब दे। प्लीज शास्त्री जी, मैं दूसरे सेगमेंट में आऊंगा, आप लोग खुलकर टीका टिप्पणी करिएगा, लेकिन पहले सेगमेंट में नहीं प्लीज। आशुतोष, आप बोल रहे थे।
तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल अपना रुख अख्तियार करेगी, और वो तब भी रुख अख्तियार करती है जब माननीय मोदी जी जो है नमो टीवी लॉन्च करते हैं, जिसके बारे में आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं और लगातार प्रशासन चल रहा है। वो तब भी करती है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुल के मोदी सेना चिल्लाते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है, तो आपको भी लाइसेंस मिल गया कुछ भी बोलने का, जो है वो आपको भी लाइसेंस मिल गया पोलराइजेशन करने का? तो नहीं, लाइसेंस नहीं मिल गया है। मुझे लग गया है कि ये इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो वो संज्ञान लेगी। डॉक्टर आशुतोष, आप लोग खुद को सेकुलर दल का बताते हैं, मीडिया होकर खुद को सेकुलर सोच का बताते हैं कि क्या गलत है, सेकुलर सोच का बताते हैं आप लोग, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक से अपील की गई है, क्या ये सेकुलरिज्म है आपका? नहीं राकेश जी, मैं आपसे फिर बोला हूं, सहारनपुर में सबसे ज्यादा मतदाता किसके हैं आप भी पता है। उसके बाद भी पिछली बार वहां के और किसी मतदाता का वोट नहीं चाहिए ना आपको? आप खुलकर बोलिए कि सहारनपुर में मुस्लिम धर्म के अलावा किसी धर्म के लोगों का वोट नहीं चाहिए आपको? ऐसा किसी ने कहा क्या? आप ही तो हवाला दे रहे थे ना डॉक्टर आशुतोष, अभी आप ही तो हवाला दे रहे थे। मुझे नहीं लगता किस वर्ग से ज्यादा लोग हैं तो सभी धर्म के लोगों का नाम लेकर अपील कर लिए होते, क्यों सिर्फ मुस्लिम नाम लिया गया? आप अगर आप चला सकते हो उस वीडियो को तो आप फिर चलाइए। अरे चलाया गया है, जब मायावती ने बोला, भाषण दिया, भाषण ऐसा नहीं कि हम लोगों ने दिखाया नहीं। वोटर्स जो सबसे ज्यादा यहाँ पर मतदाता हैं उनके बारे में बोला गया है और बार बार इंगित करके बोला है। नहीं, बात आपकी ठीक है, लगता है आपके इस बात को हमने मान लिया। मेरा सवाल उससे आगे है, क्या मुस्लिम धर्म के अलावा सहारनपुर में आपको किसी और धर्म के लोगों का वोट नहीं चाहिए? क्या ऐसा उन्होंने कहा? सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला, मुस्लिम वोट बैंक से क्यों? सिंह ने बोला सिर्फ अपील मुस्लिम धर्म के लोगों से क्यों? की जब बात कर रहे थे तो आपको नहीं धर्म के लोगों से क्यों? आप कहते हैं कि आप इल्जाम न लगाओ, क्यों नहीं बाकी धर्म के लोगों का नाम लिया गया? आपने शायद पूरे ये 2 घंटे की रैली आपने कवर ही नहीं करी। आप अब ये हमने क्या किया, यहाँ पर छोड़ दीजिए ना डॉक्टर आशुतोष, हमने रैली कवर की है, आपने जो मुद्दे उठाए ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर आपने किसानों की बात कर लिया, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। बैठे हुए हैं, आपने किसानों की बात क्यों नहीं उठाई? आपने क्यों नहीं किया कि अजीत सिंह ने यहाँ पे क्यों नहीं बोला कि जब किसान दिल्ली में गए थे तो वहां लाठियां चली थी, उसके बारे में बात उठाई? आपने क्यों नहीं किया? माननीय अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो है बेरोजगारों की बात उठाई, आपने क्यों नहीं बात करी कि यहाँ पे 30 करोड़? ये बात करने का मतलब है कि आप पोलराइजेशन करेंगे, उस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। डॉक्टर आशुतोष, आप पोलराइजेशन करेंगे, हम सवाल नहीं उठाएंगे। आप लोग बीजेपी पर खुलकर आरोप लगाते हैं ना कि पोलराइजेशन करती है, कम्युनल पार्टी है, आप लोग बोलते हैं ना ये बात। आप सवाल कहीं नहीं, किसी तरीके का पोलराइजेशन नहीं है, ये आपके द्वारा लगाया हुआ खुद का कयास है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं। रमन मलिक, अब आपकी बारी। आप लोग कहते थे ना सबका साथ सबका विकास। देखिए आज आपके नाम पर मुस्लिम को डराया जाता है, यही काम सहारनपुर में हुआ है, देवबंद में जो रैली हुई यही हुआ है वहां पर। देखिए एक आरोप और एक मिथ्या चलाई जाती थी, और आज मैं बहन मायावती जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने करा। एक तमगा लगाया गया कि भाजपा कम्युनलाइज करती है। ये कम्युनलाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आप इस प्रकार के भाषण देंगे तो ये सामने दिखेगा कि जब आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आप इस तरीके के भाषण देंगे तो एक नेचुरल फिनोमेना है रिवर्स पोलराइजेशन का, वो सामने आएगा। नहीं तो आप तो खुश होंगे ना रमन मलिक? मैं खुश नहीं हूं, दुखी हूं, क्योंकि मेरे देश के अंदर नहीं पोलराइजेशन तो आप लोग भी चाहते हैं। नहीं, पोलराइजेशन तो आप लोग भी चाहते हैं ना। आपका काम मायावती ने आसान कर दिया, फिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों कह दिया था मुस्लिम लीग को वारस? देखिए मुस्लिम क्यों एक कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना मसूद अजहर से कर दी थी? पोलराइजेशन तो आप लोग भी चाहते हैं ना। राकेश जी मेरे को बोलने दीजिए, अगर इजाजत दें तो मैं नहीं इजाजत है, बोलने के लिए बुलाया आपको, नहीं सबको बोलने के लिए बुलाया है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो लोग आज तक एक डर दिखा के भय की राजनीति करते थे, भय का एक माहौल बनाया हुआ था कि अल्पसंख्यक भाजपा के राज में असुरक्षित हैं, मैं उनसे ही आज पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका षड्यंत्र था ना कि जिस हिसाब से कि ये डरा के कि आपका
हनन हो जाएगा आपके राइट्स का, ये आज टूट गया। उसकी वजह ये है क्योंकि आज मुस्लिम समाज भी ये खुल के बोलता है कि हमारे को दलगत राजनीति करनी है, ठीक है, हमारी राजनीति करनी है, ठीक है, हमारे को विकास पे राजनीति करनी है, ठीक है, लेकिन हमारे को धर्म पे राजनीति नहीं करनी। कल परसों का भी एक इंसिडेंट मैं देख रहा था, अभी मिस्टर ओवैसी साहब का आया था, बातें करते हुए मुझे लगता है कि एक बार भी अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि वो क्या बोलते जा रहे हैं। देखिए साहब, मैं एक बार प्लीज, पहले सेगमेंट में मैंने पहले कह दिया था कि प्लीज आप लोग इंटरप्ट मत करिए। दूसरे सेगमेंट की शुरुआत करूंगा, खुलकर जिसको जो बुरा लगे टीका टिप्पणी करिएगा, सबको सुनते हुए। इसलिए अभी रमन मलिक बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। मैं जल्दी खत्म कर देता हूं। मैं तो ये सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा आज कि ये वही सहारनपुर है जहां से कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने, हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे 2014 में, उनके लिए पहले कहा था बोटी बोटी कर दूंगा। वहीं से ये सोच आगे लाना चाहते हैं, वही विध्वंसकारी, वही आक्रांता वाली सोच लाना चाहते हैं। माफ करिए बहन मायावती जी, अखिलेश जी तो बिजी रहे टूटियों संभालने में, बहन जी को बात बताइए कि आखिरकार मायावती ने ये बात बोली है मंच से, रमन मलिक, मायावती ने ये बात बोली है मंच से, उसकी कोई वजह तो होगी, उसकी कोई वजह तो होगी। वजह अपना अस्तित्व बचाना है। नहीं, सबका साथ सबका विकास हो गया रहता तो मुस्लिम वोट बैंक को या मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपके नाम पर डराने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं बताता हूं क्यों पड़ती है जरूरत इसलिए पड़ती है कि फियर साइकोसिस पे काम करते हुए आप अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को बचा रही हैं। ये जो सारे आज चोर इकट्ठे हुए हैं, दल इकट्ठे हुए हैं ना, इनका वजह सिंपल सी ये है कि इनकी दुकानदारी भ्रष्टाचार की हो गई है खत्म। और ठीक है, ध्यान रखिए, आप बाहर बैठ के आप एक बड़ी भाषा का लगाम मारिए। ठीक है, आपने बोला एक मिनट, कुछ नहीं बोला, प्लीज आप लोग बीच में मत आइए ना। मैंने पहले कहा कि एक बार सारे मेहमान बोल ले, एक एक सवाल का जवाब दे ले। सतीश जी एक मिनट प्लीज सतीश जी से मैं एक सवाल कर लूं, उसके बाद आप लोगों के पास आऊंगा। सतीश जी, ये बांटने की पॉलिटिक्स नहीं है? राकेश भाई, बिल्कुल बांटने की पॉलिटिक्स तो है ही, साथ में उन्होंने दो बड़े ही खतरनाक संकेत इस भाषण के साथ दिए हैं। एक तो मुस्लिम को उकसाकर की वोट गठबंधन को दे। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा राकेश भाई कि ये महागठबंधन नहीं है, नोमेनक्लेचर अपने आप में संदेहास्पद है। गठबंधन निश्चित रूप से महागठबंधन नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने मुस्लिम को अपने तरफ लाने की बातचीत कही है, ये निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन इस बात का लेगा जायजा। और दूसरी बात, उन्होंने ईवीएम की भी बात भी कही, यानी भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया। नहीं, अगर पिछली बार मैं आने वाला था उस पर, मैं आने वाला था। जीरो का अगर मसला रहा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार अगर वोट परसेंटेज को देखा जाए बीएसपी और एसपी को, तो वो बीजेपी के वोट परसेंटेज से 0.5% कम है। तो यहां पर दिक्कत ये बात है कि कन्वर्जन कितना होता है, क्या वो सारे वोट जो बीएसपी को मिलते थे, क्योंकि बहुत आर अननेचुरल एलाइज, ये तो सभी को मालूम है कि नेचुरल एलाइज नहीं है। वो दोनों के बीच में सामाजिक और राजनीतिक रंजिश जितनी ज्यादा है वो अन्य दो दलों के बीच में नहीं है। तो वोट का कन्वर्जन कितना होगा बीएसपी का एसपी में और एसपी का बीएसपी में, ये डर मायावती जी को और उनको अखिलेश यादव दोनों को है। ठीक है, शास्त्री जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, तब दूसरे सेगमेंट की शुरुआत करूंगा। नहीं, रमन मलिक बार बार ये कह रहे थे सारे चोर इकट्ठा हो गए। ये किस तरीके से कह सकते हैं? ये आप लोग चोर नहीं हो गए? आप दूध का दूल्हा हुआ भगवान का पैदा हुआ आदमी है। आप लोग राजनीति कर रहे हो, राजधर्म कर रहे हो। राजधर्म किस तरीके से कर रहे हो? भाषा प्रयोग मत करना। इस तरीके से शब्दावली आपको अच्छे नहीं लगते, इस तरीके से आपको शब्दावली अच्छे नहीं लगते। हम लोग पैनल में बैठे आपकी चोर बात सुनने के लिए नहीं। मैंने ये कही है, मैंने पढ़े लिखे आदमी है तो इसलिए कह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं है। एक लोग आपकी असमर्थ योद्धा है, असमर्थ योद्धा है, किसी योद्धा की लायक ही नहीं रह गए। आपके पास योग्यता है, अयोग्यता है आपको नहीं पता। आपके पास योग्यता है, अयोग्यता ये नहीं पता। योग्यता से बात करते हैं, अयोग्यता से बात करते हैं, आपको ये भी नहीं पता। आप लोग असमर्थ योद्धा है, एक असमर्थ योद्धा की बलि नहीं चढ़ा सकती किसी देश में, नहीं चढ़ा सकती। अच्छा ठीक है, आप लोग अपनी लड़ाई पर थोड़ा सा विराम दीजिए, आप लोग अपनी लड़ाई पर थोड़ा सा विराम लगाइए। एक ब्रेक ले लेता हूं, जल्द वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद चलिए देश के सवाल के इस हिस्से की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस रैली की कुछ तस्वीरें दिखाएं। यूपी की सियासत में आज नया मोड़ आता दिखाई पड़ा जब सहारनपुर में एसपी, बीएसपी और आरएलडी की रैली में हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। भीड़ को देखकर एक सवाल दिमाग में सबके आया और इस बात को मंच से कहा भी गया कि क्या यूपी में बुआ बउआ की जोड़ी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। जवाब हालांकि 23 मई को मिलेगा, लेकिन आज जब मायावती अखिलेश एक मंच पर गरजे तो नजारा कुछ अलग था, देखने लायक था। सियासत की एक अलग तस्वीर थी। सबसे पहले मायावती, अखिलेश और अजित सिंह ने मंच से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद मायावती और अखिलेश बीजेपी पर जमकर बरसे। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने देशभक्ति के नाम पर जनता को गुमराह किया, तो अखिलेश ने कहा कि चुनावों में एक एक चौकीदार की चौकी छिन जाएगी। लेकिन शाम होते होते जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, वो मुद्दा ये है कि मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक को क्या पोलराइज करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने मंच से कम 6 से 7 बार मुस्लिम नाम लिया और कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट न दें, कांग्रेस को वोट देकर जाया न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ हैं। रमन मलिक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, बीडी नकवी है और साथ ही सतीश सिंह है हमारे साथ स्टूडियो में। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, महागठबंधन को जीत का इतना भरोसा, ईवीएम का बहाना क्यों खोज लिया गया? नहीं, ईवीएम का बहाना नहीं खोजा गया। ईवीएम का बहाने के बारे में 2014 से बोला जा रहा है। 2014 में क्या हमारी लाइन थी? आरोप हम पे लगाते हो। 2014 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी, हमारी थी। ईवीएम किसके कंट्रोल में थे? आप लोगों के। फिर रमन जी, जब भी नहीं इस तरह के आरोप अगर लगाए, बेबुनियाद आरोप, ये कौन बोल आप रहा है? भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर आरोप लगा रहे हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। अरे ईवीएम में तो 50% आप वीवीपैट की बात हो रही है। जीते हो तो आप क्यों घबरा रहे हो? टेक्निकल गड़बड़ियां हो सकती है कि जनता के साथ में है, लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई जब देश के सारे विकसित देश बैलेट पे काम करते हैं तो आपको क्या परेशानी है? आप करिए ईवीएम। नहीं, तो ये कहने की जरूरत क्या थी डॉक्टर आशुतोष? डॉक्टर आशुतोष, ये कहने की जरूरत क्या थी? अगर ईवीएम में विकसित देश बैलेट पे काम करते हैं तो आपको क्या परेशानी है? आप करिए ईवीएम। नहीं, तो ये कहने की जरूरत क्या थी डॉक्टर आशुतोष? डॉक्टर आशुतोष, ये कहने की जरूरत क्या थी? अगर ईवीएम में गड़बड़ी, सुन लीजिए जो एग्जैक्टली कहा गया, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। जो एग्जैक्टली कहा गया इस रैली में, वो ये कहा गया, मायावती ने ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की गई तो गठबंधन की जीत होगी। ये तो उसी तरह का एक मिनट जवाब सुन लीजिए फिर आप बोलिए। कौन सी गलत बात बोल दी राकेश जी? मतलब ये मानकर बैठे हैं आप, मानकर बैठे कि हार होगा तो उसका हार होगी तो उसका बहाना पहले से बना लिया जाए, भूमिका पहले से बनानी आपने शुरू कर दी। राकेश जी, एक बात को आप बताइए, आप मुझे एक बात को बताइए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में अगर इतनी बड़ी लोकतंत्र की पर्व मनाया जा रहा है, अगर किसी चीज पे विपक्षियों को शंका हो रही है तो सरकार को क्या परेशानी हो रही है? सरकार खुले दिल से बोले कि हाँ चलो आओ, हम लोग ईवीएम छोड़ के बैलेट पे लड़ते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी को ताकि आपकी पुरानी गुंडागर्दी चालू हो जाए साहब, जैसे ममता दी बंगाल में पंचायत इलेक्शन में करा था। हाँ, तो अब आपने माना ना, बैलेट पेपर चुरा के ईवीएम में गड़बड़ी करी, ये करा वो करा, आप वही ले जाना चाहते हैं। मलिक साहब, जो आपके अंदर पड़ा हुआ था ये निकल आया, ये मैं जानबूझ के बोल रहा था, जो आपके मुंह में था वो निकल आया। ताकि गुंडागर्दी शुरू हो जाए। ये नहीं साहब, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? हो जा रहा है कि कांग्रेस जब हाशिए पे होती है तो वो सिर्फ बंटवारे की राजनीति, आज खड़ा गुंडागर्दी और देश को रैंसम रैली हुई है, फिरौती देश के नाम पे मांगने की ये काम मची हुई है। उसमें गलत देश के बहुत से एयर कंडीशन में बैठने वाले लोगों को परेशानी शुरू हो गई है, उनको पता चल गया है। एयर कंडीशन में तो पैदा वो होते हैं जो नामदार होते हैं, सोने का चम्मच चिल्लाना बोलना होते हैं, सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाला युवराज है एयर कंडीशन वाला, भैया हम जैसे लोग नहीं। जो 4 लाख का सूट पहन के घूमता हो, जिस आदमी ने जो काम करना आता ना हो, अपनी हवाई सेवाएं कर रखी हो, जो आदमी कमांडो के पीछे चलता हो और अपने आप को एक मिनट जरा बीडी नकवी से भी एक सवाल ले लें। इसी पर डॉक्टर आशुतोष आपके बगल में बैठे हैं, उनसे एक सवाल ले लो। डॉक्टर आशुतोष, एक मिनट
डॉक्टर आशुतोष एक मिनट बीडी नकवी साहब, आशुतोष जी एक मिनट ना प्लीज। 52 कमांडो लेके चलते आशुतोष, आपकी कांग्रेस की माता जी या उनके दामाद की माता जी क्यों कमांडो लेकर चलती हैं? प्रियंका वाड्रा किस लिए कमांडो लेकर चलती हैं? उनका योगदान क्या है? कहाँ आप लोग बहस को लेकर जा रहे हैं? एक मिनट प्लीज नहीं, अरे इस पर नहीं बातचीत करें। रमन मलिक एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। डॉक्टर आशुतोष एक मिनट शांत रहिए। कौन क्या नहीं किसकी क्या सिक्योरिटी, इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। बीडी नकवी, मायावती को ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो चुनाव जीतेंगे। जो जीरो फिगर था 2014 के चुनाव के नतीजों में, उसका खौफ अभी तक मन में है। आपको लग नहीं रहा है कि उससे ऊपर उठ पाएंगे? वो अलग अलग बिरादरियों के हैं जी। अब ये नकवी साहब सवाल आप क्या कहा? मैंने ये पूछा कि मायावती को ये कहने की, सुन लीजिए नकवी साहब, सवाल मैं आपके लिए दोबारा दोहरा देता हूं। मेरा सवाल ये था कि मायावती ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो चुनाव जीतेंगे। 2014 में जो जीरो फिगर था जो नतीजों में, क्या उसका खौफ अभी तक मन में है? डर लग रहा है कि उस नतीजे से ऊपर नहीं उठ पाएंगे? इतना भरोसा आप लोग कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, ईवीएम एक ऐसा, पंडित जी ईवीएम एक ऐसा इशू है जिसपे बहुत डिस्कशन हुआ है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ग्रेड फाइल हुआ है कि कम से कम 50%। चुनाव आयोग बुलाता है, चुनाव आयोग कहता है कि आइए आप लोग साबित करिए। कब आप लोग कुंडली मार कर बैठ जाते हैं, तब आप लोग कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। चुनाव आयोग कोई नहीं पहुंचता है। साबित करिए ना फिर चुनाव आयोग जाकर, कोई भी चुनाव आयोग जाकर साबित क्यों नहीं करते? किसी चीज के लिए बुलाती है तब ये देते हैं बहाना क्या, ये हम पॉलिटिकल फाइट करेंगे, ये हम पॉलिटिकल फाइट करेंगे, क्योंकि तथ्य होते नहीं, सत्य इनके पास है नहीं, झूठ के ऊपर साबित अपने आप को रखा हुआ है काबिज। तो यही होगा। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके ईवीएम 2014 में कांग्रेस की सरकार की यूपीए की 3 बाई इलेक्शन थे। आप रमन जी आपकी लिख दी गई है। आशुतोष जी, नकवी जी, आप लोग गठबंधन में हैं, कम से कम आपस में बात करके एक बार एक लोग बोलिए। नहीं, इन दोनों में से कोई एक बोले ना। और आपकी हार एक मिनट आशुतोष जी, और बुआ का रिश्ता है, ये वो रिश्ता है जिसका नाम नहीं है, आपकी समझने वाला देश के अंदर। आशुतोष नकवी जी, आप लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम आप दोनों में से कोई एक बार में बोले। एक साथ लड़ेंगे तो क्या बात समझ में आएगी? सरकार का फेल्योर हो चुका है, इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो गई है, बेरोजगारी है। अरे तो बात करते ना इकोनॉमिक पॉलिसी पर, क्यों जरूरत आ गई ये कहने की कि मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ महागठबंधन को वोट करे? क्यों जरूरत आ गई कहने की? बात हो रही है, लोकसभा में मजदूर की बात हो रही है, हो गए हैं। नहीं रमन मलिक, एक मिनट रमन जी शांत रहिए ना प्लीज। अब आप नकवी साहब एक मिनट, आपकी सारी बात मानी। नकवी साहब सुनिए, एक मिनट रुकिए। नकवी साहब एक मिनट रुकिए ना। के अलावा कोई रास्ता नकवी साहब एक मिनट रुकिए। नकवी साहब एक मिनट रुकिए। नकवी साहब एक मिनट रुकिए। आप दोनों लोगों से मेरा एक सवाल है और एक एक करके और कम शब्दों में आप लोग जवाब दीजिएगा, 15 सेकंड। अगर बीजेपी सरकार की कमजोरियां इतनी हैं, पॉलिसी पर जमकर हमला बोलते, तमाम मुद्दों को उठाते, मुस्लिम वोट बैंक से वोट करने की अपील क्यों आ गई जरूरत? सिर्फ ये कहने की कि मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ आपको वोट करे, किसी और को वोट ना दे? वोट बर्बाद हो जाएगा अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो। देखिए ऐसा है, अब दोनों ही पार्टीज के गठबंधन और कांग्रेस के कैंडिडेट इत्तेफाक से मुस्लिम ही है। बीजेपी ने तो कोई कैंडिडेट दिया नहीं है मुस्लिम। यूपी के अंदर कोई कैंडिडेट, क्या उन्हें वोट पाने का अधिकार नहीं है? नहीं, क्या उन्हें वोट पाने का अधिकार नहीं है? या वो अपना प्रत्याशी आपसे पूछ कर तय करेंगे? और नकवी साहब आपका क्या कहना है कि मुस्लिम बहुल एरिया में इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं है? जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम बहुल एरिया में हिंदुओं को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं है? आपकी नजर में अधिकार नहीं है? आप मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते? रमन मलिक जी, आप मुसलमान को क्यों नहीं लड़ाते? अरे 18% उसे भी हक है जिंदा रहने का। और नकवी साहब कांग्रेस किसको उतारेगी वो आपसे पूछकर तो तय नहीं करेगी ना? आपका प्रत्याशी गठबंधन है, अपना प्रत्याशी आपसे पूछकर तो तय नहीं करेगी ना? या आपने अपने प्रत्याशी को उतारने से पहले कांग्रेस से पूछा था, राहुल गांधी से आपने पूछा था कि इनको उतारना है? कि
टारगेटिंग नहीं हुआ, मुसलमानों का टारगेटिंग नहीं हुआ बीजेपी सरकार में, बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो सच्चाई चलिए ठीक है, आप लोगों ने बोला आशुतोष और नकवी जी, एक मिनट आप लोग शांत रहिए, एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए, समय है ना, पिछड़ों का भी हो रहा है, दलितों का भी हो रहा है। नकवी जी एक मिनट शांत रहिए, 10 सेकंड आपके पास रमन जी। देखिए, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं अभी कि जो इन्होंने कहा है वो एक ही मानसिकता दर्शाता है कि जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में हो वहां उनके कोई अधिकार नहीं। दूसरा चीज जो ये दर्शा रहे हैं कि संविधान के ऊपर इनकी कोई भी इनका ट्रस्ट ठीक है, चलिए ठीक है, बात इतना ही है। आप मुझे डिबेट समय नहीं, 5 सेकंड मुझे सतीश जी को नहीं है समय, नहीं है समय, ठीक है, नहीं है समय, सब लोग शांत रहिए, नहीं है समय प्लीज, 10 सेकंड कमेंट आपका सतीश जी, 1 मिनट सब लोग शांत रहिए। परसेंटेज ऑफ वोट अगर देखा जाए तो वहां पर भी सहारनपुर में 40% अगर मुसलमान है तो 7% हिंदू हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर राकेश जी है कि कन्वर्जन ऑफ वोट का जो एसपी का बीएसपी में होगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी के एक व्यापक स्वरूप तो गठबंधन के लिए चुनौती है ही, लेकिन उससे ज्यादा दुरूह रास्ता इनके लिए कि हमारा अपना ठीक है बदलेगा कि नहीं। ठीक है, चलिए बहुत समय की कमी है, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।